क्या हालात होते हैं कि कोई अपराधी किसी जाति, किसी कौम का नायक बन जाता है? पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि वो हालात क्या होते हैं जब कोई इंसान अपराधी बन जाता है। विचार करिए, भिंडरा वाले दमदमी टकसाल का एक संत एक आतंकवादी बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के गांव का एक लड़का यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया। और अब ये आनंद पाल, एक लड़का जो चुनाव लड़ रहा था, दबंगई कायम करना चाहता था। समर्थकों का इल्जाम है कि विरोधियों ने मुकदमे ठांस दिए। विरोधियों का इल्जाम है कि वो अपनी जाति की सेना गढ़कर और शराब की तस्करी के जरिए अपना आतंक राज कायम करना चाहता था। इस आतंक राज का खात्मा किया 25 जून को राजस्थान की पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके। घर वाले कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, वकील कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए, लोग कह रहे हैं समर्थक वाले कि धोखे से मार दिया, विरोधी कह रहे हैं एक गुंडे का यही हश्र होता है और हमेशा यही हश्र होना चाहिए। 25 जून, आज 29 जून है, 5 दिन बीत गए हैं। आनंद पाल की लाश अभी तक नहीं जलाई गई, अभी तक अंतिम यात्रा नहीं हुई है। मॉर्चरी में लाश रखी हुई है। पुलिस ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 28 जून तक लाश परिजनों ने नहीं ली तो वो खुद अंतिम संस्कार कर देंगे। अल्टीमेटम धरा का धरा रह गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तनाव, आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। खबरें आनंद पाल के जीवन की भी अलग अलग ढंग से आ रही हैं, जिनको YouTube पे कई चैनल अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। हमारा इससे क्या लेना देना कि YouTube पे कोई क्या बता रहा है। हमारा लेना देना इसलिए है कि चाहे शादी पर घोड़ी चढ़ने का किस्सा हो, या अनुराधा चौधरी का मामला जो उनकी गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं, या उनकी मां के बयान, इन सब किस्सों की शुरुआत DLallanTop.com के कार्यकर्ता रिपोर्टर हमारे साथी विनय सुल्तान की खबरों से हुई हैं। पेशे खिदमत है आनंद पाल की कहानी, सच्ची झूठी फसानों में गढ़ी गई, जिसकी शुरुआत के लिए हम आपको एक कस्बे की टेलर की दुकान पर ले चलते हैं। 27 जून 2006 राजस्थान के नागौर का डीडवाना कस्बा। बाजार खुले हैं, मॉनसून दस्तक दे रहा है, हल्की बूंदाबांदी। दोपहर 2 बजे यहां के गोदारा मार्केट की दुकान पाटीदार बूट हाउस पर 4 लोग बैठे चाय पी रहे हैं। 2 गाड़ियां दुकान के सामने रुकती हैं। कुल जमा 6 लोग उतरते हैं और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले हवा में हथियार लहराए जाते हैं। गोलियां चलनी शुरू होती हैं। हत्यारों के जत्थे की अगुवाई कर रहा है 6 फुट लंबा दढ़ियल नौजवान। अपनी 9mm की पिस्टल को हाथों में मजबूती से पकड़े हुए वो ट्रिगर दबाता है। बैरल से धुआं उगलती गोली सामने बैठे एक हट्टे कट्टे आदमी के सीने की तरफ बढ़ने लगती है। गोली इस आदमी का सीना छलनी करे उससे पहले हम वक्त को रोकते हैं। ये किस्सों में ही तो मुमकिन है कि एक गोली को रोक दिया जाए ताकि दूसरा किस्सा उसकी धमक से पहले अपनी आमद दर्ज करा सके। साल 1992, राम मंदिर आंदोलन के चरम का साल, बाबरी मस्जिद के विध्वंस का साल। और इसी साल नागौर की लाडनू तहसील के गांव सावराद में एक नौजवान की शादी होने जा रही है। गांव के लोग लड़के को पप्पू कहकर बुलाते हैं। वो रावणा राजपूत बिरादरी से है। इससे जुड़ा मिथक है कि सामंती काल में राजपूत पुरुष और गैर राजपूत महिला की संतान को इस बिरादरी में रखा जाता था। राजपूतों में इस बिरादरी के प्रति एक हिकारत का भाव है। चूंकि पप्पू कथित रूप से प्योर राजपूत नहीं था, इसलिए बारात निकलने से पहले ही गांव के असली कथित रूप से राजपूतों ने चेतावनी दे दी कि अगर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि घोड़ी तो सिर्फ उच्च श्रेष्ठ राजपूत ही चढ़ते हैं। और राजपूतों को आप कोसे इससे पहले याद कर लीजिए कि आप जिस भी जात बिरादरी में हैं, सब जगह श्रेष्ठता के ऐसे ही दंभ पाले जा रहे हैं। इस तरह की झूठी शान के परचम तले जिया जा रहा है। खैर, किस्से पर लौटते हैं। पप्पू ने इस नाजुक मौके पर अपने एक दोस्त को याद किया, नाम जीवन राम गोदारा। गोदारा उस समय डीडवाना के बांगल कॉलेज में छात्र नेता हुआ करता था। गोदारा खुद बारात में पहुंचा और अपने रसूख का इस्तेमाल कर पप्पू को घोड़ी पर चढ़ाया। स्क्रीन पर जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये गोदारा है। उसने पप्पू को घोड़ी पर चढ़ाया और बड़ी शान से बारात निकली। राजपूतों का ऐतराज अपनी जगह रह गया और
गोदारा और उस लड़के की दोस्ती और गाढ़ी हो गई। अब हम फिर से गोदारा मार्केट की दुकान पाटीदार बूट हाउस लौटते हैं। गोली जिसके सीने की तरफ बढ़ रही थी, उस देह का नाम है जीवन राम गोदारा, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और हैरतअंगेज ढंग से ट्रिगर खींचने वाले युवक का नाम है पप्पू। पप्पू उर्फ आनंद पाल पिछले 5 रोज से जो राजस्थान की सुर्खियां बना हुआ है मरने के बावजूद। वही पप्पू जिसे जीवन राम ने घोड़ी पर चढ़ाया था, पप्पू जिसे अब सब आनंद पाल के नाम से जानते हैं, जो अब राजस्थान की माफिया इतिहास का सबसे बड़ा मिथक बनता जा रहा है। उसने जीवन राम को क्यों मारा? दरअसल ये एक और कत्ल का अंजाम था, कत्ल मदन सिंह राठौड़ का। बताते हैं कि कुछ ही महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम गोदारा ने कर दी थी। हत्या का तरीका बहुत विभत्स था। उसके सिर पर पट्टी, पत्थर का एक लंबा टुकड़ा जिससे छत बनाई जाती है, स्लेट नुमा, मार मार कर खत्म कर दिया गया था। और फिर इस हत्या ने जाति रूप ले लिया और सारा मामला, जैसा अमूमन भारत में इस तरह के मामलों में होता है, एक जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया। हत्या हत्या नहीं रही, विक्टिम नहीं रहा, एक जाति में तब्दील हो गया। कातिल नहीं रहा, वो भी एक जाति में तब्दील हो गया। और ये पूरा मामला राजपूत बनाम जाट हो गया। और लोगों को, मूर्ख लोगों को यह लगने लगा कि आनंद पाल ने राजपूतों के मान के लिए यह बदला लिया है। कहानी कुछ आगे बढ़ाते हैं। कुछ का अर्थ 5 बरस, साल 1997। पढ़ाई लिखाई में ठीक रहा आनंद पाल सिंह बीएड कर चुका था। पिता हुकुम सिंह चाहते थे कि वो सरकारी मास्टर बन जाए। आनंद की शादी को 5 साल हो गए थे। चुनांचे उसे लाडनू में एक सीमेंट एजेंसी दिलवा दी गई। गरज ये थी कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के साथ साथ रोजगार का कुछ स्थायी बंदोबस्त भी किया जा सके। आनंद तब तक अपने लिए अलग राह चुन चुका था। उसका विचार राजनीति में जाने का था। कुछ और आगे बढ़ते हैं। साल 2000 जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंद पाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। और फिर पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव हुआ। आनंद पाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने था कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजी राम बुर्लक का बेटा जगन्नाथ बुर्लक। ये चुनाव आनंद पाल महज 2 वोट के अंतर से हार गया। स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो उस विजेता का पिता है, नेता है, नाम हरजी राम बुर्लक है। हरजी राम को समझ में आ गया कि ये नौजवान आगे उनकी सियासत के लिए खतरा बन सकता है। नवंबर 2000 में पंचायत समिति में साथी समितियों का चुनाव था। आनंद पाल और हरजी राम के बीच तकरार बढ़ गई। बताया जाता है कि सबक सिखाने की गरज से हरजी राम ने आनंद के खिलाफ कई झूठे मुकदमे दायर करवा दिए। ऐसा इल्जाम आनंद पाल के कथित समर्थक मीडिया में लगाते हैं। इन मुकदमों में उसे पुलिस टॉर्चर झेलना पड़ा और उसके कदम अपराध की दुनिया की ओर बढ़ गए। और जब अपराध की कहानी लिखी जाती है तो हर कौमा एक कत्ल होता है। तो पेश है एक और कत्ल की सच्ची कहानी। और यह कत्ल हुआ एक मेल नर्स का। फीमेल नर्स तो खूब खबरों में है, भंवरी देवी, जिसके कथित कातिलों में एक को बरसों बाद पकड़ा गया और उनसे जुड़े अपडेट आते रहते हैं। लेकिन अब जो कहानी आप dilallantop.com पर सुनने जा रहे हैं वो एक मेल नर्स के कत्ल की कहानी है, जिसका नाम था गोपाल फोगावट। इसे आप गैंग्स ऑफ राजस्थान की कहानी भी कह सकते हैं। सीकर का श्री कल्याण कॉलेज स्थानीय राजनीति की पहली पाठशाला, वही सीकर जहां से घनश्याम तिवारी आते हैं, जो इन दिनों राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अलग ही किस्म की राजनीतिक चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण कॉलेज में वामपंथी संगठन एसएफआई का दबदबा रहा है। जाट समुदाय में संगठन की पकड़ काफी मजबूत रही है। साल 2003 में जब वसुंधरा राजे सरकार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ के छात्र नेता रह चुके नौजवानों को राजनीतिक शह मिलनी शुरू हुई और तभी राजनीति का अपराधीकरण भी शुरू हुआ। कई छात्र नेता देखते देखते शराब और भूमाफिया बन गए। ऐसे में एक नौजवान तेजी से उभरा। उसका नाम था गोपाल फोगावट। गोपाल एसके कॉलेज में पढ़ चुका था और बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का कार्यकर्ता हुआ करता था। उस समय शहर के एसके हॉस्पिटल में मेल नर्स भी था। स्क्रीन पर आपको गोपाल की शक्ल नजर आ रही है। जाहिर है कि तब जब वह जीवित थे। इधर सीपीएम के एक छात्र संगठन एसएफआई के कुल छात्र भी गोपाल के करीब आकर अवैध शराब की तस्करी में जुट गए। साल 2003 में ऐसे कुछ छात्रों को सीपीएम ने संगठन से बाहर निकाल लिया। इसमें से एक छात्र था राजू ठेहट। राजू का ही एक और सहयोगी और दोस्त हुआ करता था बलबीर बानुड़ा।
2004 में राजू ने पैसे के लेन देन को लेकर बलबीर के साले विजयपाल की हत्या कर दी। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। राजू ठेहट को फोगावट का संरक्षण मिला हुआ था। बानुड़ा उसके सामने कमजोर पड़ने लगा और तब उसने बगल के जिले नागौर में नए खड़े हो रहे माफिया आनंद पाल से हाथ मिला लिया। अब उन्हें मौके का इंतजार था, जो उन्हें मिला भी। 5 अप्रैल 2006 रामनवमी से एक दिन पहले गोपाल फोगावट अपने गांव तासरबड़ी में शादी में शामिल होने जा रहा था और इसलिए उसने जिंदगी में पहली बार सूट सिलवाया था। हॉस्पिटल के पास ही 7 स्टार टेलर पर अपना नया सूट लेने पहुंचा गोपाल। जैसे ही वो सूट का ट्रायल लेने के लिए ट्रायल रूम में गया, बलबीर बनूड़ा और उसके साथी दुकान में घुस गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्क्रीन पर आपको बलबीर बनूड़ा नजर आ रहा है और ये जो कहानी हम सुना रहे हैं, ये पुलिस की फाइल्स में पुलिस ने जो बयान दर्ज करवाए हैं अदालत में जो कार्रवाई के दौरान, उसके हवाले से बता रहे हैं। गोलियां चलनी शुरू हुई। फोगावट को एक के बाद एक 8 गोलियां मारी गईं। उसके बाद बानुड़ा और उसके साथी फरार होने लगे। दुकान से बाहर निकलता हुआ बानुड़ा एक बार फिर से दुकान में लौटा। उसने देखा फोगावट में अब भी जान बाकी है। एक एक करके 2 गोलियां सर में दाग दी गईं। इस वारदात में उसके साथ शामिल था कौन? आनंद पाल सिंह उर्फ पप्पू। धीरे धीरे इस गैंग ने शेखावटी और मारवाड़ के बड़े हिस्से में शराब तस्करी और जमीन के अवैध कब्जे में अपनी धाक कायम कर ली। और इसके बाद की कहानी में बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमेशा AK-47 लेकर चलने वाले इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के 3000 जवान तैनात करने पड़े। उन्हें खास ट्रेनिंग देनी पड़ी। अब बात यह कि इसका वसुंधरा राजे की सरकार पर क्या असर पड़ेगा। वसुंधरा जब पहली बार सत्ता में आई तो एक चीज से बुरी तरह जूझ रही थी। हालांकि उनकी शादी राजस्थान के धौलपुर राजघराने में हुई थी, लेकिन उस समय उनकी छवि बाहरी नेता के तौर पर रही। राजस्थान में राजपूतों की नेता की छवि बनाने में उन्हें मेहनत करनी पड़ी। इस छवि को गढ़ने के दौरान पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के साथ हुए टकराव के किस्से अब भी सियासी गलियारों में घूमते हैं। आज राजपूत समुदाय वसुंधरा के पक्ष में खड़ा है, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। उनके सबसे विश्वस्त माने जाने वाले नेताओं में राजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर हैं। ये दोनों राजपूत बिरादरी से आते हैं। आनंद पाल की छवि राजपूत नौजवानों के बीच कहा जाता है, सोशल मीडिया के हवाले से, चाय की दुकानों पर हुई चर्चा के हवाले से, कि बहुत लोकप्रिय था। उसके नाम के फेसबुक के पेज बनते थे, पुलिस डिलीट करवाती थी, नए नए फेस सामने आ जाते थे। जाटों के खिलाफ संघर्ष का वो कथित तौर पर एक प्रतीक बन गया था और इसलिए इस एनकाउंटर के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे का एक मजबूत वोट बैंक, उसमें एक नए किस्म की सुगबुगाहट शुरू हो सकती है। यह एनकाउंटर चुरू जिले में हुआ है, जो राजेंद्र राठौड़ का गृह जिला है। राजपूत बिरादरी में पैदा हुए रोष का शिकार कुछ लोग कहते हैं कि राठौड़ भी बन सकते हैं। राजपूतों का एक संगठन है राजपूत करणी सेना, जो कल सड़क जाम कर रहा था, पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी। पर करणी सेना का जिक्र आपने पहली बार तब सुना जब इन्होंने गुंडई की राजकुमार भंसाली की फिल्म पद्मावती के सेट पर और एक काल्पनिक कहानी को राजपूतों के मान से जोड़ लिया। काल्पनिक कहानी मलिक मोहम्मद जायसी के लिखे हुए पद्मावत से, जिसके कई किस्से निकले। राजपूत करणी सेना के कर्ता धर्ता हैं लोकेंद्र सिंह कालवी, जिनके पिता कल्याण सिंह कालवी राजपूतों के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री रहे थे। दिवराला सतीकांड के समय खुलकर सती प्रथा का समर्थन करने वालों में भी कल्याण सिंह थे। करणी सेना कब चर्चा में आई, मैंने आपको अभी बताया। यह संगठन कई सालों से गैर राजनीतिक है, लगातार आनंद पाल की रॉबिन हुड नुमा छवि गढ़ने में लगा हुआ है और उसे हीरो की तरह क्लेम करता आया है। इस घटना के बाद पैदा हुए गुस्से को बुझाने के लिए वो एकदम सही स्थिति में है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में इस घटना का सियासी असर जरूर दिखेगा, दिख रहा है करणी सेना के मुखिया आनंद पाल की मां के साथ। पश्चिमी राजस्थान की सियासी तासीर भी समझ लीजिए लगे हाथों। मदेरणा और मिर्धा परिवारों के सियासी पतन के बाद जाटों का एक नया नेतृत्व उभर रहा है। हनुमान बेनीवाल बदली परिस्थितियों में तेजी से उभर रहे नेता हैं। बेनीवाल 2009 तक बीजेपी में थे, लेकिन बाद में बागी हो गए। इसकी एक वजह बीजेपी से आनंद पाल के संबंध भी बताए गए थे कुछ राजनीतिक हलकों में। बेनीवाल ने आनंद पाल के मामले में लगातार सरकार को घेरे रखा। वो फिलहाल निर्दलीय विधायक हैं।
कई लोग कह रहे हैं कि आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद एक संभावना बेनीवाल की बीजेपी वापसी की भी है। पश्चिमी राजस्थान में मोटे तौर पर जाट बेल्ट है, जाट बाहुल्य इलाका है, जाट डोमिनेंस वाला इलाका है, और ऐसे में बेनीवाल किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए तुरुप का इक्का न सही दुक्की या तिक्की तो साबित हो ही सकते हैं। सियासी कयासबाजी अपनी जगह है, लेकिन आनंद पाल सिंह का अंत हो चुका है। याद करने वाले अपनी अपनी तरह से उसे याद करेंगे, जैसे कि वो अपराधी जो नौजवानों को अपराध की दुनिया में ना आकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की नसीहत देता था, ऐसा आनंद पाल के समर्थक कहते हैं, दादा के संबोधन के साथ, जो कहता था कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता। ये सारी बातें लोगों को उस दुनिया में जाने के बाद ही पता चलती हैं। वो आदमी जो फर्राटेदार गाड़ी चलाने और 150 पुशअप लगाने के किस्सों के लिए मशहूर है, जिसके बदन में 6 गोलियां धसी हुई हैं, जिसकी लाश 5 दिन से मॉर्चुरी की ठंडक में इंतजार कर रही है। ठंडी देह, ठंडा इंतजार। और उसकी लाश के पास कथित तौर पर मिले AK-47 के 192 खोखों से 1000 गुना ज्यादा किस्से राजस्थान में सुनाए जा रहे हैं उस आदमी के। यह कहा जा रहा है कि क्या आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर फर्जी था। 22 नवंबर 2005 को आंध्र प्रदेश रोडवेज की एक बस हैदराबाद से सांगली की तरफ जा रही थी। बस को सांगली से कुछ दूर पहले रोका गया और अंधेरे में बस की हर सीट को कुछ लोग निहार रहे थे। बस में बैठा एक जोड़ा समझ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। उस जोड़े को बस से उतार लिया गया। 26 नवंबर 2006 सुबह करीब 3:30 और 4 के बीच का समय, अहमदाबाद के विशाला सर्किल के पास के टोल प्लाजा पर उस समय लगभग शांति होती है। अचानक से यहाँ पर कई लोग एक एक करके पहुंचने लगे। गुजरात पुलिस के ATS चीफ DG वंजारा, राजस्थान पुलिस के उदयपुर SP दिनेश MN, राजस्थान पुलिस के 2 कांस्टेबल और गुजरात पुलिस के कुछ अधिकारी और जवान। वंजारा ने गुजरात पुलिस के कांस्टेबल अजय परमार को निर्देश दिया कि ATS दफ्तर के पीछे खड़ी हीरो होंडा मोटरसाइकिल मौके पर लाई जाए। ऐसा हुआ। दिनेश MN ने राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल श्याम सिंह की तरफ देखा। श्याम आंखों का इशारा समझ गए। वो बाइक पर सवार हो गए। लगभग 30 की स्पीड में वो एक कुशल खिलाड़ी की तरह बाइक से कूद गए। बाइक आगे जाकर डिवाइडर से भिड़ गई। इस बीच पीछे से आ रही कार को लगभग 60 की स्पीड तक पहुंचाया गया और अचानक से दरवाजा खोलकर एक आदमी को उसमें से बाहर फेंक दिया गया। आदमी चोटिल था, लेकिन अभी उसमें जान बाकी थी। उसी कार से उतरे गुजरात पुलिस के 4 इंस्पेक्टर। चारों ने एक के बाद एक अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 8 गोली उस शख्स के शरीर में दाग दी। ये कहानी है सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की, और जो कहानी आपने सुनी वो इस एनकाउंटर को फर्जी बताने वालों की कहानी है। जो लोग कहते हैं कि सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर फर्जी था, वो घटनाओं का ये सिलसिला पेश करते हैं जो अभी आपने मुझसे सुना। दूसरे पक्ष का क्या कहना है कि सोहराबुद्दीन नरेंद्र मोदी की हत्या करने के इरादे से गुजरात में दाखिल हुआ था और STF ने उसको एक मुठभेड़ में मार गिराया। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए किसी भी किस्म की संपादकीय टिप्पणी करना अभी जायज नहीं होगा। तो फिर हमने आपको यह कहानी सुनाई ही क्यों? क्योंकि इस कहानी का एक किरदार कुछ के लिए नायक तो कुछ के लिए खलनायक हमारी अगली कहानी आनंद पाल की कहानी में भी मौजूद है। उस किरदार का नाम है दिनेश MN। दिनेश MN को 7 साल तक इस मामले में जेल में रहना पड़ा। 7 मई 2014 को उन्हें इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि अदालतों को प्रथम दृष्टया ये लगा होगा कि उनकी भूमिका सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में संदिग्ध है। जमानत मिल गई, इसका मतलब मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और आखिरी फैसला नहीं आया है। जब वो उदयपुर पहुंचे तो वहां फूलों से उनका स्वागत किया गया। राज्य सरकार भी स्वागत के लिए बेताब थी। एक जमानत याफ्ता अफसर को प्रमोट करके IG एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। यहां उन्हें ADM एडिशनल डायरेक्टर माइनिंग को 2.5 करोड़ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिनेश MN नए सिरे से हीरो बन गए, एंटी करप्शन इमेज के एक चमकदार सितारे। इधर आनंद पाल की पेशी के दौरान फरार होने के मामले में राज्य सरकार लगातार घिर रही थी। जिन लोगों को नहीं पता हो उनको बता दें, आनंद पाल को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था, फिर वो पुलिस की हिरासत से भाग गया था। उसकी भी कहानियां सुनाई जाती हैं कि लड्डू खिला दिया तो हथियार दिखा दिए तो साहब पुलिस वाले मिले हुए थे। सब अपने अपने ढंग से बताते हैं। खैर, दिनेश MN इस किस्म के अपराधियों से निपटने में माहिर माने जाते हैं। 2016 में उनकी तैनाती स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG में हुई। अब आनंद पाल के एनकाउंटर का पूरा ऑपरेशन उन्हीं के दिशा निर्देश में हुआ है।
हालांकि पिछले विवादों के चलते उन्होंने खुद को इस बार मौका वारदात से दूर रखा, लेकिन एनकाउंटर की अगली सुबह ही इस एनकाउंटर के भी फर्जी होने की बातें आनंदपाल के परिवार के लोग और समर्थक उठाने लगे हैं और इसीलिए लाश लेने से इनकार कर रहे हैं। इस एनकाउंटर को लेकर जो थ्योरी दी जा रही है वो ये है कि दो तस्वीरें मीडिया में आ रही हैं। एक तस्वीर है जिसमें एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और समर्थक कह रहे हैं कि साहब ये आनंदपाल है और देखिए ये जीवित पकड़ा गया और बाद में इसको मार दिया गया। पुलिस ने अपनी सफाई में यह कहा है कि जिस अपराधी की तस्वीर दिखाई जा रही है वो आनंदपाल नहीं, उसका सहयोगी है। आनंदपाल की मौत का जो वाकया बताया जा रहा है वो ये है कि वो घर के दरवाजे पर औरतों और बच्चों की आड़ किए हुए था, छत से फायरिंग कर रहा था। जब इसके बावजूद कवर फायर की आड़ में पुलिस वाले अंदर घुसे और उसको लगातार चेतावनी दी, उसको सरेंडर के लिए कहा, तो उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऐसे में एक जाबाज सिपाही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ गया, उसको गोली लगी, इसके बावजूद उसने फायरिंग जारी रखी। ऊपर से आनंदपाल सीढ़ियों से नीचे गिरा और वो सिपाही भी नीचे गिर गया। पुलिस की कहानी है, कोर्ट है। अगर किसी को इस कहानी से, इस दावे से दिक्कत है तो वो कोर्ट में जाएगा। सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। पहली मर्तबा हो रहा है कि एक इतना कथित रूप से हाई प्रोफाइल अपराधी मारा जाता है और उसके एनकाउंटर की सीबीआई जांच की बात होती है। आतंकवाद से जो सीधे नहीं जुड़ा है, जो अपराध से जुड़ा है, जो देश के खिलाफ नहीं है, कुछ लोगों के खिलाफ कर रहा है और अपना माफिया राज स्थापित कर रहा है। बने रहिए लगातार हमारे साथ। यह है thelallanTop.com। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। शुक्रिया।